हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स का क्रिटिसिज्म और ये देखेंगे कि कौन से अदर ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स से बाहर हमें दिए गए हैं। सो फाइनली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल UME_UPSC। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो देखिए, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत से फंडामेंटल राइट्स दिए गए पार्ट 3 में, वहीं बहुत से ऑथर्स का, बहुत से स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स ने फंडामेंटल राइट्स को अपने अपने तरीके से स्टडी करा, उसकी विवेचना करी और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि फंडामेंटल राइट्स हमें अधिकार कम देते हैं और हमारे ऊपर रोक ज्यादा लगाए जाते हैं। ठीक है, वो सरकार को ज्यादा अधिकार देते हैं, हमें कम अधिकार देते हैं। मतलब सरकार को ज्यादा अधिकार मिलता है हमारे ऊपर रोक लगाने का, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का एक्सेस कम मिलता है। तो ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से वो लोग इन कंक्लूजन्स पर पहुंचे? तो आज हम उन्हीं कारणों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण था एक्सेसिव लिमिटेशन। देखिए, एक्सेसिव लिमिटेशन से मतलब ये था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पहली बात तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है। मतलब एब्सोल्यूट अगर होते तो वो हर सिचुएशन में आपको मिलते ही मिलते, भले ही सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्वालिफाइड है, मतलब आपको उनके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। उनके ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सी एक्सेप्शंस हैं और बहुत सी एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए आर्टिकल नंबर 28 की, ठीक है, बहुत से एक्सेप्शंस और बहुत सी एक्सप्लेनेशंस हैं। किस तरीके से? वहां पर डिफरेंट टाइप के आपने इंस्टीट्यूट्स बताए हुए हैं। कौन से फुली कंट्रोल्ड बाय स्टेट्स हो गए, ठीक है, फंडेड बाय स्टेट्स हो गए, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो हो गया, तो क्या हो गया? एक्सेप्शंस और एक्सप्लेनेशन हो गया हद से ज्यादा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमसे इमरजेंसी के दौरान लिए जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हो गए? क्वालिफाइड हो गए। दूसरा रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पार्लियामेंट जो है कभी भी लॉ बनाकर किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल भी कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ऑल्दो वो लॉ चैलेंजेबल है। ठीक है, वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द ब्रीच ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंज करा जा सकता है, लेकिन वो बात की चीज है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आपको जाके प्रूव करना पड़ेगा। और ये बर्डन अपीलेट के ऊपर होता है, ना कि सरकार के ऊपर होता है उसे प्रूव करने का। अगर आप जाके उस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं कि ये लॉ गलत है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो लॉ गलत है। ठीक है, सरकार के ऊपर चैलेंज नहीं है। सरकार ने तो लॉ बना दी। ठीक है, तो इसी बात से एक थे जसपत राय कपूर, ठीक है, उन्होंने ये तक कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसको रीनेम करके लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट कर देना चाहिए, या फिर उसको बोल देना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयर ऑन। ठीक जी। उसके बाद जो अगला क्रिटिसिज्म है वो है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। किसी भी तरीके के सोशल और इकोनॉमिक राइट नहीं दिए गए हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड लेजर एंड सो ऑन, इस तरीके के सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं करी गई है। कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं। जो भी राइट्स दिए गए हैं वो मेनली पॉलिटिकल राइट्स ही हैं। दीज राइट्स आर मेड अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और जिन राइट्स की बात करी जा रही है कि जो नहीं दिए गए हैं, जैसे जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, ये ऑलमोस्ट हर एडवांस कंट्री के नागरिकों को मिलते हैं। इवन जो अर्स्टवाइल चाइना था, सॉरी यूएसएसआर था और चाइना था, उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के राइट्स को जगह दी हुई है। उसके बाद क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अगला चीज क्या आती है? नो क्लैरिटी। बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो वेग हैं, जिनकी जो एम्बिगियस है, जिनकी मल्टीपल डेफिनेशंस निकल जाती हैं। जिस तरीके से पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, ये टर्म कहीं भी डिफाइन नहीं करी गई। माइनॉरिटीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक इंटरेस्ट, तो इन चीजों की कोई क्लैरिफाइड डेफिनेशन नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू रिस्टोर पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, और इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, ये पब्लिक ऑर्डर क्या होगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं करी गई है। अपने हिसाब से पार्लियामेंट जिसे चाहे पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट में मान के अपने हिसाब से कानून और लॉ लेकर आ सकती है, अपने हिसाब से फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकती है। ठीक है जी। उसके बाद जो लैंग्वेज इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल की गई है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आम आदमी उसे नहीं समझ सकता। ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो लॉयर्स द्वारा बनाया गया है और केवल लॉयर्स के लिए ही बनाया गया है। तो सर आइवर जेनिंग्स ने इस पर कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पैराडाइज फॉर लॉयर। उसके बाद नो परमानेंसी।
दे आर नॉट सेक्रोसेकेंड और इम्यूटेबल, मतलब कि कभी भी पार्लियामेंट जो है इनको कर्टेल कर सकती है। जैसे 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया था। हालांकि जुडिशियरी ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को जो है इन्वेंट करा पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाने के लिए, ठीक है, और फंडामेंटल कुछ तरह के फंडामेंटल राइट्स को एवरेज या टेक अवे करने के लिए, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। उस लॉ को चैलेंज करा जाएगा वो एक अलग चीज, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो बंदा चैलेंज कर रहा है इस चीज का दबाव उस पर होगा कि वो उस लॉ को गलत सिद्ध करे। दूसरा क्या है जी, अगली चीज है जो पांचवा है वो है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपसे छीने जा सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ना वो हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करता है और बहुत से मासूम लोगों की जिंदगी को, बहुत से मासूम लोगों के अधिकारों को ये खतरे में डाल देता है। ठीक है जी, केवल आर्टिकल 20 और 21 ही ऐसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान नहीं लिए जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसिव रेमेडी। आपने रेमेडी तो दे दिया आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा, लेकिन जो जस्टिस है वो बहुत महंगा है, वो आम आदमी की रीच से बाहर है। जुडिशियल प्रोसेस ना तो आम आदमी की समझ में आता है और ना ही वो आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ये भी एक परेशानी है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 में आपने कहा गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अगर किसी आदमी को आप खतरनाक समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी किसी तरीके का क्राइम कर सकता है, तो उसको क्राइम करने से पहले ही उठाकर आप जेल में डाल सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट और सब्सटेंस दोनों को हानि पहुंचाता है, दोनों को छीनता है, और ये सरकार को, स्टेट को आर्बिट्रेरी पावर दे देता है, मनचाही पावर दे देता है, अननेसेसरी की स्टेट को इससे लिबर्टी मिल जाती है। और ऑथर्स ने ये भी कहा, बहुत से ऑथर्स ने और समझदार व्यक्तियों ने, कि किसी भी आधुनिक देश ने, किसी भी डेवलप्ड देश ने कभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया है। जो लास्ट है वो है नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। According to some critics, the chapter on fundamental right is not the product of any philosophical principle. Sir Ivor Jennings expressed this view when he said that the fundamental rights proclaimed by Indian constitutions are based on consistent philosophy, are based on no consistent philosophy। मतलब कोई एक फिलॉसफी उसके पीछे काम नहीं करती है, कोई एक निरंतर फिलॉसफी, कोई एक निरंतर विचारधारा उसके पीछे काम नहीं करती है। द क्रिटिक्स से दैट दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन दी इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विवेचना करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जो पार्ट 3 के बाहर जो आपको राइट्स दिए गए हैं वो है आर्टिकल 265 में, ठीक है, दैट इज पार्ट 12 में वो आपका आता है। ठीक है, वो क्या कहता है, नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब किसी भी तरीके का टैक्स इंपोज करने के लिए आपको पहले पार्लियामेंट द्वारा कानून पास करवाना पड़ेगा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कानून पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 300A, यानी कि किसी कानून के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी अधिकार आपको दिए गए हैं तो वो प्रॉपर्टी आपसे कभी नहीं छीनी जा सकती। ये भी पार्ट 12 में ही आपको दिया गया है। उसके बाद क्या है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल बी फ्री। आर्टिकल 301 इन पार्ट 13 ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा, 300A, 301 और 265, ये हैं पार्ट 3 के बाहर। अच्छा, इनको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में हम क्यों नहीं लेके आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के लिए आप अंडर आर्टिकल 32 सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इनके ब्रीच के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बाय दिस वे ऑफ अपील ही आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, यानी कि पहले लोअर कोर्ट में, फिर लोअर कोर्ट के डिसीजन से उससे हायर में, एंड देन सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से ही आप वे ऑफ अपील के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। इनके ब्रीच के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर, subscribe the channel and stay tuned with us.